Good morning, students. Let's start part 3 of the chapter The Nationalist Movement in Indochina. और इस चैप्टर में हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं द विजन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अभी तक हमने डिस्कस किया कि हाउ द वियतनामीज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट और द फ्रेंच इन वियतनाम, वेदर इट वाज द पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन रिलीजियस मैटर्स, या चाहे सोशल एस्पेक्ट्स की बात है या इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स की बात है या पॉलिसीज को अपोज करने की बात है। तो अब हम विजन ऑफ मॉडर्नाइजेशन की तरफ चल रहे हैं। वियतनाम में जो नेशनलिस्ट थे, they thought, some of the nationalists thought that we have to oppose the domination of colonialism, लेकिन उनमें से कुछ मानते थे कि we have to oppose the domination of colonialism, but we have to adopt the culture of West if we want to be modern। तो मॉडर्न बनने के लिए जो डोमिनेशन है उसको अपोज करने के साथ ही हमने उसके कल्चर को अडॉप्ट करना चाहिए। दिस काइंड ऑफ थिंकिंग वाज देयर अमंग सम काइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट इन वियतनाम। तो लेकिन विजन ऑफ मॉडर्नाइजेशन में किसका कंट्रीब्यूशन हुआ, किस तरह से वियतनाम जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो है इट वाज ऑन ट्रैक ऑफ द मॉडर्नाइजेशन इन द 19th सेंचुरी। तो यहाँ पे दो हेडिंग यहाँ पे बनी हुई है। नंबर 1 द रोल ऑफ नेशनलिस्ट, कि नेशनलिस्ट का इसमें क्या रोल था, एंड सेकंड वाज रोल ऑफ चाइना एंड जापान। सो इन दिस वीडियो विल स्टडी अबाउट बोथ ऑफ द मींस हेडिंग्स। नेशनलिस्ट में हम दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे, फान बोई चाउ एंड फान चेट्रिन। और चाइना इन 1911 चाइनीज रिवॉल्यूशन, अबाउट दिस विल स्टडी। और जापान में हम पढ़ेंगे गो ईस्ट मूवमेंट, राइट। तो इसलिए रोल ऑफ नेशनलिस्ट में हम दो लोगों के बारे में पढ़ेंगे, फान बोई चाउ एंड फान चेट्रिन। एंड आफ्टर दैट रोल ऑफ चाइना एंड जापान। इन चाइना 1911 रिवॉल्यूशन अफेक्टेड द थिंकिंग ऑफ द वियतनामीज रिगार्डिंग मॉडर्नाइजेशन। और इसी तरह से जापान गो ईस्ट मूवमेंट की किस तरह से मॉडर्न बनने में या मॉडर्नाइजेशन की तरफ जापान ने कैसे हेल्प की वियतनामीज की, इनके बारे में हम डिस्कस से पढ़ेंगे, राइट। एंड लेट्स स्टार्ट अबाउट फान बोई चाउ एंड फान चेट्रिन इन डिटेल। Phan Boi Chau. Phan Boi Chau was very famous nationalist of Vietnam, born in 1867 and died in 1940. He was a Confucian scholar and educated in Confucian tradition of education. तो इस तरह से वो एक ट्रेडिशनल नेशनलिस्ट होते हुए भी उसने मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो है जो अपने आइडियाज हैं वो दिए। और किस तरह से हमें कैसे पता लगता है कि कौन कौन से आइडियाज थे फान बोई चाउ के, जिससे हमें पता लगता है कि ही ट्रैक्ड टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन ऑफ वियतनाम। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कन्फ्यूशियन स्कॉलर, ही वाज अ कन्फ्यूशियन स्कॉलर एंड एक्टिविस्ट। दूसरा है ही सेट अप रिवोल्यूशनरी सोसाइटी, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था 1903। इन 1903 ही सेट अप रिवोल्यूशनरी सोसाइटी, और इसको वियतनामीज लैंग्वेज में दुई तान हुई बोलते हैं, दुई तान हुई। एंड आफ्टर दैट ही रोट अ बुक, फेमस बुक इन द बुक वाज द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। दिस बुक वाज रिटन इन्फ्लुएंस्ड बाय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ रिवोल्यूशनरी सोसाइटी को जब उन्होंने सेटअप किया तो इसके हेड के फॉर्म में उन्होंने प्रिंस क्वांग डे, he was the Prince Quang Day became the head of this society. And after that in 1905 Phan Boi Chau met with a social reformer of China. The name was Liang Qichao. He was a social reformer, and under the influence of Liang Qichao he wrote this book, The History of the Loss of Vietnam. There were two themes of this book. इस बुक की दो थीम्स थी। नंबर 1 द लॉस ऑफ सोवरेनिटी ऑफ वियतनाम, सबसे पहला इसमें थीम रखी गई। दूसरी सेवरिंग ऑफ टाइज विद चाइना,
टाइज। क्लियर? तो ये दो थीम इसमें आपको याद रखनी है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, दिस बुक वाज वेरी फास्ट सेलिंग बुक, और बहुत ही बड़े प्रोपोर्शन में इस बुक को खरीदा गया। और इस तरह से ही कंट्रीब्यूटेड इन द पाथ ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ वियतनाम, फान बोई चाओ। इसका आपने याद रखना है किस तरह से कंट्रीब्यूशन रहा। एंड आफ्टर दैट फान चेट्रिन, he was also a great nationalist of Vietnam, born in 1871 and died in 1926। लेकिन दोनों ही, सबसे पहले सिमिलरिटी की बात करते हैं, फान बोई चाओ और फान चेट्रिन दोनों ही फ्रेंच को वियतनाम से बाहर निकालना चाहते थे। तो मॉडर्नाइजेशन इसी तरफ से आता है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब यही है कि आप कौन से न्यू आइडियाज को अडॉप्ट कर रहे हो। इससे पहले कोलोनाइजेशन को वियतनाम ने मतलब एक तरह से झेला काफी सालों तक। चाइनीज एम्पायर जो था वहां पे उस तरह से वो चाइनीज इन्फ्लुएंस के अंडर में थे, वो भी एक तरह से विदेशी रूल ही था। लेकिन किस तरह से मॉडर्नाइजेशन की तरफ आए, मॉडर्नाइजेशन का मतलब यहाँ पे इक्वालिटी, फ्रीडम के साथ साथ में न्यू आइडियाज भी थे। तो फान चेट्रिन और फान बोई चाओ दोनों ही फ्रेंच को बाहर निकालना चाहते थे। दे वांटेड टू ओवरथ्रो द फ्रेंच गवर्नमेंट फ्रॉम वियतनाम, दिस वाज द सिमिलरिटी, आपको याद रखनी है। लेकिन डिफरेंस क्या थे? डिफरेंस थे, फान बोई चाओ was in favor of monarchical system, monarchical, right, monarchy, and after freedom he wanted to set up monarchical government in वियतनाम, की राजतंत्र आए दोबारा से, बोर्बन क्या बोलते हैं उसको, न्यूगेन डायनेस्टी दोबारा सेटअप की जाए, ये वो चाहता था। फ्रेंच को भगाने के लिए वो he wanted to take help of court, it means elite group, elite group। ये elite group कौन था? This elite group was belonging to the royal family, means monarchical system, dynastic families। तो इस तरह से सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि वो फ्रेंच को निकालना चाहता था, लेकिन आफ्टर फ्रीडम ही वांटेड टू सेट अप मोनार्की, एंड इन ओवरथ्रोइंग द फ्रेंच ही वांटेड टू टेक हेल्प ऑफ कोर्ट। क्लियर? तो ये इसमें आ गया। लेकिन फान चेट्रिन जो था वो इसके अपोजिट आइडियाज थे। फान चेट्रिन वांटेड टू एस्टैब्लिश रिपब्लिक गवर्नमेंट आफ्टर फ्रीडम। फ्रेंच को वो भी भगाना चाहता था, लेकिन वो फ्रीडम के बाद में रिपब्लिक गवर्नमेंट सेटअप करना चाहता था। दूसरा इसमें आप बताएंगे कि फ्रेंच को बाहर भगाने के लिए, मतलब वियतनाम से भगाने के लिए भी वो जो है मोनार्क की हेल्प नहीं लेना चाहता था, राइट। और मॉडर्न जो मूवमेंट है उसकी हेल्प से वो फ्रेंच को बाहर निकालना चाहता था। क्लियर? सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फान चेट्रिन एंड फान बोई चाओ's आइडियाज। And one more thing, he wanted to favor Western culture, Western culture। Clear? तो फान चेट्रिन जो था वो वेस्टर्न कल्चर के फेवर में था, एंड he wanted to continue the Western ideas, Western culture in Vietnam even after the freedom, even after overthrowing of French from Vietnam। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हो गए, फान बोई चाओ एंड फान चेट्रिन। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, what were the other ways of becoming modern China and Japan? Other ways of becoming modern Japan and China। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जापान और चाइना का भी कंट्रीब्यूशन था इन वियतनाम, मींस इन द स्प्रेडिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्न आइडियाज कहां से आए, किस तरह से न्यू आइडियाज वहां पे आए? सबसे पहले हम देखते हैं गो ईस्ट मूवमेंट। दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जापान। क्या हुआ कि जापान ने 1907-08 में रसिया को हरा दिया। जापान डिफीटेड रसिया इन 1907। तो वियतनामीज को एक मोटिवेशन मिला। क्या मोटिवेशन मिला? कि एक छोटी सी एशियन कंट्री जो है बहुत बड़ी पावरफुल कंट्री को हरा देती है, तो हम लोग क्यों फ्रेंच को बाहर नहीं निकाल सकते? तो इसलिए दे वांटेड टू गेट द मोटिवेशन फ्रॉम जापान, एंड इन दिस वे गो ईस्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड in Vietnam in 1907-08, clear? 1907-08, and during this moment approximately 300 students, Vietnamese students, 300 Vietnamese students went to Japan to get modern education। लेकिन उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, प्राइमरी एम था, वो क्या था? टू ओवरथ्रो फ्रेंच फ्रॉम वियतनाम। ये उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, राइट। और इसलिए वो जापान से
फॉरेन हेल्प चाहते थे वेपन्स की और दूसरे तरह की हेल्प वो चाहते थे, इसलिए जो स्टूडेंट्स थे और बहुत सारे रिवोल्यूशनरी या नेशनलिस्ट जो थे वो जापान में गए और वहां पे उन्होंने रिस्टोरेशन सोसाइटी टोक्यो में एस्टेब्लिश की। इन टोक्यो दे एस्टेब्लिश्ड रिस्टोरेशन सोसाइटी इन टोक्यो, लेकिन जापान की मिनिस्ट्री ने वहां पे 1908 के बाद उनको वहां से भगाना शुरू कर दिया और इस तरह से इवन फान बोई चाओ जैसे बड़े नेता को भी उन्होंने एग्जाइल कर दिया, उनको चाइना में और थाईलैंड में भेज दिया। तो इस तरह से ये वॉइस मूवमेंट जो है उस टाइम खत्म हो गया, लेकिन इस मूवमेंट से मॉडर्नाइजेशन में काफी हेल्प मिली वियतनामीज को। सो दिस वाज द गोइस मूवमेंट, आपको याद रखना है। दूसरा आता है 1911 रिवोल्यूशन ऑफ चाइना। तो रिवोल्यूशन ऑफ चाइना ऑफ 1911 वाज अंडर सन यात सेन, अंडर द लीडरशिप ऑफ सन यात सेन। 1911 में एक रिवोल्यूशन हुई चाइना में 1911 में, राइट, अंडर द लीडरशिप ऑफ सन यात सेन, यानी कि इस पर्सन ने इस मूवमेंट को चलाया था। ये मूवमेंट क्या था? चाइना में बहुत पुराने सालों से चला आ रहा मोनार्कियल सिस्टम, इट मींस जो मोनार्कियल एम्पायर था वो इस रिवोल्यूशन ने खत्म कर दिया। तो वियतनामीज को क्या मोटिवेशन मिला कि इतना पुराना जो आपका मोनार्कियल सिस्टम है और वो अचानक खत्म हो जाता है एक रिवोल्यूशन से, तो हम भी फ्रेंच को यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं और हम भी मॉडर्न बन सकते हैं। तो ये दिस वाज द वन एग्जांपल ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन चाइना इन 1911 under the leadership of Sun Yat-sen in China Republic government was set up in China and the old monarchical system was overthrown from China। तो ये आपका आ जाएगा इसके अंदर। और चाइना में भी उन्होंने जो रिस्टोरेशन सोसाइटी है उसकी ब्रांच जो है वो एस्टेब्लिश की थी। तो इस तरह से नेशनलिस्ट को हेल्प मिली और वियतनाम को हेल्प मिली टू बिकम मॉडर्न फ्रॉम चाइना एंड जापान। तो इस तरह से हम क्या पढ़ चुके हैं? द विजन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ फान बोई चाओ आपको याद रखना है, फान सेट्रिन, दोनों के आइडियाज में डिफरेंसेस, राइट। और उसके बाद में गोइस मूवमेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ जापान एंड रिवोल्यूशन ऑफ चाइना इन 1911, राइट। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज द कम्युनिस्ट मूवमेंट एंड वियतनामीज नेशनलिज्म। ये इस चैप्टर का, या हम ये कह सकते हैं कि नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना के पूरे प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसमें वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडो चाइना और इन वियतनाम। सबसे पहले बात करते हैं इंपैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। इन 1930s आपको पता है वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट 1929 में ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुई यूएसए से और 1932 तक इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा। इसके बाद भी 2 साल तक पूरी दुनिया 2-3 साल तक इससे अफेक्टेड रही थी। तो इसका इंपैक्ट जो वियतनाम में भी पड़ा और वियतनाम में स्पेशली रबर और जो राइस की कीमतें हैं वो काफी ज्यादा गिर गई, जिसकी वजह से फार्मर्स, पीजेंट्स वगैरह जो है बर्बाद हो गए और स्पेशली जो पुअर पीपल थे उनके सामने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई। इतनी ज़्यादा गरीबी और भुखमरी वहाँ पे फैल गई। और यहाँ पे 2 प्रोविंसेस का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे जिनको इलेक्ट्रिकल फ्यूजीज के नाम से जाना जाता है। ये प्रोविंसेस थी नगेआन एंड हातिन। इन 2 प्रोविंसेस को इलेक्ट्रिकल फ्यूजीज कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा अपराइजिंग्स यहाँ पे थी इन दोनों प्रोविंसेस के अंदर आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन या अफेक्टेड बाय द ग्रेट डिप्रेशन। तो इसलिए फ्रेंच ने यहाँ पे इन जो अपराइजिंग्स को दबाने के लिए जो रिप्रेसिव वे या जिसको हम कहते हैं सप्रेशन यहाँ पे यूज किया। इसके बाद में इस तरह के जो डिफरेंट अपराइजिंग्स थी जिनको अलग अलग से ग्रुप्स, अलग अलग से ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे थे, उन सब ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्सन ने इकट्ठा किया, उनको कंबाइंड किया और एक पार्टी बना डाली जिसका नाम था हो ची मिन। Ho Chi Minh was a great leader, most important leader of national movement in Indochina। उसने वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो भी फ्रेंच को अपोज कर रहे थे उनको मिलाकर एक पार्टी बनाई जिसको हम वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी कहते हैं और इसको कोंग सान दांग भी कहा जाता है। वियतनाम कोंग सान दांग भी इसको कहा जाता है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन February 1930।
1930 this party was established, Vietnamese Communist Party. It was the most important party because it turned the national movement of Vietnam, clear, into a very crucial role, very crucial part towards the freedom. Clear? क्या हुआ इसके बाद में? इस समय जो है 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और 1940 तक आते आते जापान ने, क्योंकि जापान वाज फाइटिंग अगेंस्ट फ्रेंच और फ्रांस जो था वो वियतनाम का कॉलोनियल पावर था, इसलिए जापान ने वियतनाम पे भी अटैक कर दिया और वियतनाम को अपने कब्जे में ले लिया. इन दिस वे जापान ऑक्यूपाइड वियतनाम इन 1940. जापान occupied Vietnam in 1940. After that, now Vietnamese had two enemies or rivalries. एक तरफ तो उनको फ्रेंच के अगेंस्ट लड़ना था और दूसरी तरफ दे हैड टू फाइट अगेंस्ट जापान. तो इसलिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको कहते हैं द लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम और इसको वियतनामीज लैंग्वेज में कहते हैं वियतनाम डॉक लैप डोंग मिन और शॉर्ट फॉर्म में आप इसको कह सकते हैं वियतमिन. वियतमिन, राइट? वियतमिन. यू हैव टू रिमेंबर द लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम. दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड अगेंस्ट जापान एंड फ्रेंच बोथ और इसमें मिलिटेंट ग्रुप्स जो थे वो शामिल हो गए और इस तरह से अंडर द लीडरशिप ऑफ वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी इसमें बहुत सारे लोग जो है कंबाइंडली उन्होंने फाइट किया और 1945 में उन्होंने सितंबर 1945 में जापान को हरा दिया और जापान से वियतनाम को फ्री करवा लिया. कब करवा लिया? सितंबर 1945. सितंबर 1945. हालांकि ये कहा जाता है कि वियतमिन ने फाइट किया जापान के अगेंस्ट और तब जापान जो है वो हार गया और उसके बाद में वियतनाम को फ्री करवा लिया गया. लेकिन रियलिटी अगर बात करें तो वो आपको पता होगा कि अगस्त 1945 में यूएसए ने एटम बम जो है जापान पे गिराए. उसके बाद जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया था और उसके बाद जापान ऑटोमेटिकली जो है जो भी कॉलोनीज उसने बनाई थी या जिसपे भी उसने अटैक करके एनेक्स किया था उन सबको छोड़ना पड़ा. तो लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि देयर वाज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ वियतनाम डोक लैप डोंग मिन या वियतमिन या द लीग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम का रहा, जिसकी वजह से सितंबर 1945 में वियतनाम फ्री हो गया. किससे फ्री हो गया? ओनली जापान से फ्री हो गया. लेकिन फ्रेंच अभी भी थे और नॉर्थ वियतनाम में देखो जब ये फ्री हुआ तो उस समय वियतनाम जो है नॉर्थ वियतनाम के अंदर जो वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी गवर्नमेंट आई. हो ची मिन बिकेम द हेड ऑफ दिस गवर्नमेंट. कौन बन गया? हो ची मिन. हो ची मिन बिकेम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन नॉर्दर्न वियतनाम. लेकिन अभी भी फ्रेंच बचे हुए थे और अभी डिवाइड नहीं हुआ था वियतनाम. पूरा वियतनाम सिंगल था यानी कि यूनिफाइड था. लेकिन यहाँ पे बाओ दाई, वहां पे किंग था बाओ दाई, उसको फ्रेंच का सपोर्ट था और बाओ दाई जो था वो अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार नहीं था. तो वियतनामीज ने क्या किया? फ्रेंच के अगेंस्ट जो है फाइट स्टार्ट कर दी और लगातार 9 साल तक ये जो वॉर है ये चला और 7 मई 1954 को कहां पे? डेन बिन फू यहां पे आके और फ्रेंच जो है वो हार गए. क्लियर? इस दिन जो है तकरीबन 16,000 ऑफ कॉलोनल्स वर अरेस्टेड ऑफ फ्रेंच. हेनरी नेवेरे की जो सेना थी वो हार चुकी थी और फ्रेंच को जो है वियतनामीज सेना ने हरा दिया था, वियतमिन ने हरा दिया और उसके बाद में फ्रेंच को हराने के बाद वियतनाम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया क्योंकि बाओ दाई अभी भी सिंहासन पर बैठा हुआ था. तो वियतनाम वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू जेनेवा ट्रीटी. वियतनाम वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम. नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम. अब आपको ध्यान से सुनना है. नॉर्थ वियतनाम में हो ची मिन की सरकार थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, और साउथ वियतनाम में बाओ दाई की गवर्नमेंट थी साउथ वियतनाम में. क्लियर? अब हो ची मिन ये चाहता था कि वियतनाम को यूनिफाइड किया जाए, साउथ और नॉर्थ वियतनाम को मिला के एक सिंगल वियतनाम बनाया जाए और यहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार जो है वो लाई जाए. इसमें हेल्प की एनएलएफ ने, नेशनल लिबरेशन फ्रंट. एनएलएफ ने
और हो ची मिन ने दोनों ने मिलके, इट मींस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ नॉर्थ वियतनाम एंड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, दोनों ने मिलके साउदर्न वियतनाम पे अटैक कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट? साउदर्न वियतनाम पे क्या कर दिया? अटैक कर दिया। और यहां पे बाओ दाई की सरकार थी। बाद में बाओ दाई को हटा के नगो दिन दियम, ये जो किंग था, ये तो फ्रेंच का पपट था, इसने बाओ दाई को हटा दिया और खुद किंग बन गया। और ये फ्रेंच के पूरी तरह से फेवर में था। कैसे पता लगता है? एक एग्जांपल बताते हैं आपको। ऑर्डिनेंस 10, इसने ऑर्डिनेंस 10 एक लॉ था जिसको फ्रेंच ने बनाया था, ऑर्डिनेंस 10। इस लॉ को इसने क्या कर दिया? रिटेन कर दिया। इस लॉ के अकॉर्डिंग बुद्धिज्म को आउटलॉड किया गया था, जबकि क्रिश्चियनिटी को अलाउ किया गया था, राइट? तो इस तरह से ये किसके फेवर में दिख रहा है? फ्रेंच के फेवर में दिख रहा था। तो ऑर्डिनेंस 10 को इसने लागू किया था। इस तरह से हो ची मिन और एनएलएफ ने मिलके और साउदर्न वियतनाम पे अटैक कर दिया। और इस अटैक करने के बाद में यहां पे एंट्री होती है यूएस की एंट्री के बारे में और चैप्टर के बचे हुए टॉपिक के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, ग्रेट डिप्रेशन के बाद यहाँ पे अपराइजिंग हुई दोनों प्रोविंसेस के अंदर, जिनको इलेक्ट्रिकल फ्यूजीज बोला गया। आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द वियतनामीज कम्युनिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश्ड बाय हो ची मिन, राइट, वियतनाम। इसके बाद में द लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम, जापान ने वियतनाम पे कब्जा कर लिया 1940 में, लेकिन इसने वियतमिन ने जापान से फ्री करवा लिया सितंबर 1945 में। उसके बाद में फ्रेंच के साथ लड़ाई होती है और फ्रेंच को डेन बिन फू नामक की जगह पे फ्रेंच को हरा दिया जाता है। उसके बाद में जिनेवा ट्रीटी के अकॉर्डिंग वियतनाम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। नॉर्थ में हो ची मिन की कम्युनिस्ट सरकार आ गई और साउथ में बाओ दाई की गवर्नमेंट आ गई। फिर उसके बाद में बाओ दाई को हटा दिया नगो दिन दियम ने और वो वहां का किंग बन गया। लेकिन हो ची मिन चाहते थे उसको वियतनाम को कंबाइंड करना, यूनिफाइड करना, इसलिए एनएलएफ और हो ची मिन ने मिलकर साउथ पे अटैक कर दिया और नगो दिन दियम के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई छेड़ दी। और इसके बाद में यूएस की एंट्री, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस